हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे जो हैं उनको किताबों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, हर कोई अंग्रेज़ी सीखना चाहता है, ज़रूरी भी है उनको जॉब के लिए। अब वो प्री ऑर्डर में 20,000 किताबें बिक गई। अब हमने आरजे कार्तिक की किताब है, वो 5-6 महीने में 15,000 के आसपास बिक गई। थोड़ा सा पेचीदा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बहुत हिंदी में बड़ी गुटबाजी है। होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। उनके जो मैंने सुना है, किसी ने बताया कि उनका क्राइटेरिया है कि अगर आपके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं लेखक के, तो आप वहाँ छपने योग्य हैं। तो वो लेखक के ऑडियंस पर डिपेंडेंट है कि उनकी ऑडियंस कितनी है। अवेयरनेस करना ज़्यादा सही शब्द है। हाँ, किताब की लेखक और प्रकाशक का पहला काम ये होना चाहिए अवेयरनेस करना कि हाँ एक किताब आई है, लेखक को कि हाँ मेरी किताब आई है। के बीच कुछ ऐसा है जो विजिबल नहीं है, जो पारदर्शिता है उसकी कमी है, कि कभी विनोद जी कह रहे हैं कि मेरे को अपनी किताबें किसी प्रकाशन के लिए कह रहे हैं कि अपनी किताबें मुक्त करानी है, पर दूसरी तरफ दूसरा प्रकाशन उनको 30 लाख रुपए की रॉयल्टी दे रहा है। आने वाले समय और अच्छा होगा हिंदी के लिए, अच्छा होगा। हिंदी लोग वापस जुड़ रहे हैं। अंग्रेजी के प्रकाशन जो हैं वो अपने लेखकों को बेचने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, हिंदी वाले नहीं कर रहे। हम इस तरह की किताबें बिल्कुल नहीं छापेंगे जो किसी तरह का, तो तब मुझे लगता है कि ये सवाल होने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, लेकिन वो मुझे लगता है ये बातचीत ही सब चीज़ों का हल है। आपस में खुल के बातचीत करें। इसीलिए हम आज बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य, मैं हूं दीपाली अग्रवाल। अभी तक आपने इस स्पेस पर जो भी गेस्ट देखे हैं, पॉडकास्ट देखे हैं, आपको उनमें लेखक मिले, स्क्रीन राइटर्स मिले, ऐसे लोग जो सिनेमा से जुड़े हुए थे, लेकिन सारे लेखक ही थे। पहली बार आप अमर उजाला काव्य पर किसी प्रकाशक को सुनने वाले हैं, प्रकाशक को देखने वाले हैं, एक वैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके पास सारे लेखक जाते हैं, जिनके माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आ जाए हैं अलिंद माहेश्वरी अनबाउंड प्रकाशन से। अलिंद जी, वेलकम। कैसा लग रहा है आपको, जहाँ सारे लेखक बात करते हैं, प्रकाशक तो बहुत कम हैं जो बात करते हैं, प्रकाशक तो छापते हैं, तो वहाँ पे आपको आज ये बातचीत करके कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि प्रकाशक को काम ज़्यादा करना चाहिए, बातें थोड़ी कम। नहीं, लेखक का काम जितना है वो तो सारा प्रकाशक के थ्रू ही हो रहा है। ऐसे भी वो तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है ही, लेखक के बिना प्रकाशक कुछ भी नहीं है, और लेखक हैं तो प्रकाशक है, ये वाइस वर्सा भी है कुछ हद तक। और हम दोनों के लिए एक जो मजबूत स्तंभ है वो पाठक है। पाठक हैं तो प्रकाशक है और लेखक है। अनबाउंड प्रकाशन 2021 में उसकी पहली किताब आई है, 2020 में रजिस्ट्रेशन हुआ उसका। तो उसकी यात्रा अभी 3-4 साल में कैसी महसूस हो रही है? क्योंकि स्क्रैच से चीज़ें शुरू करना, फिर उसको यहाँ तक पहुँचाना, कितने टाइटल्स अभी तक आ चुके हैं टोटल? देखिए, यात्राएं तो मुझे लगता है कोई भी यात्रा जब शुरू होती है तो आसान तो नहीं होती। उसमें बहुत तरह की सफलता, विफलता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुरंत इस तरीके से बताना मुझे लग रहा है मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन यात्रा बहुत सुखद रही, बहुत लोगों का साथ मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, और जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। हमने 2021 में पहली किताब लेके आए थे, और पहली किताब थी हमारी लेखक कैसे बने, रस्किन बॉन्ड की हिंदी अनुवाद। ये तो बेस्ट किताब है पहली। हाँ, तो उससे हमारी शुरुआत हुई कि सोचा कि प्रकाशन शुरू कर रहे हैं, और लोगों को बहुत सारे लेखक ऐसे थे या किशोर बच्चे थे जिनको पता ही नहीं कि लिखना कैसे है, तो उसके लिए हमने उस तरह से किताब शुरुआत करी थी, और लगभग अब हमारे 300 किताबें हो रही हैं। अरे वाह, मतलब 5 साल में लगभग। हाँ। 4 साल में। 4 साल में। और हमने अपने काम को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें एक अनबाउंड स्क्रिप्ट है, जिसमें हम किशोरों के लिए किताबें लेके आते हैं, जिसमें ओरिजिनल्स भी हैं, हिंदी और इंग्लिश के, और अनुवाद भी हैं। दूसरा किड बुक्स है। किड बुक्स में हम बच्चों के लिए किताबें लाते हैं जो 8 साल से छोटे बच्चे होती हैं, जिसमें कलर बुक्स और पिक्चर, छोटी छोटी कहानियाँ, बड़े फॉर्मेट की किताबें इस तरह की होती हैं। और तीसरा युवान बुक्स के नाम से है। युवान में हम युवाओं के लिए किताबें लाते हैं, विचार अधीन किताबें होती हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प भी होती है, और नॉन फिक्शन में प्रोफेसर की डायरी जैसी किताब भी है। राष्ट्रीय निर्माण में आदिवासी किताब है। काफ़ी फोकस लेकिन बच्चों पर भी है। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे जो हैं
उनको किताबों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, हर कोई अंग्रेज़ी सीखना चाहता है, ज़रूरी भी है उनको जॉब के लिए, अपने प्रोफाइलिंग के लिए, लेकिन हिंदी से उनका नाता ना छूटे। इसलिए हमारी कोशिश है कि हिंदी में भी अच्छी किताबें आएँ, चाहे अनुवाद के माध्यम से आएँ, चाहे ओरिजिनल आएँ। कुछ किताबें हमने ऐसी भी करी हैं जो खुद बच्चों ने लिखी हैं, 10-12 साल के बच्चों की किताबें भी हमने प्रकाशित करी हैं, ताकि उनको एक जुड़ाव महसूस हो किताबों से, और उनके साथ साथ उनके आसपास का जो पूरा सर्कल है उन तक किताब पहुँचे। तो जो कोर्स की किताबें होती हैं वो अलग है, लेकिन कुछ ऐसी पत्रिकाएं भी हैं जो बच्चों के लिए काम कर रही हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उतना बड़ा मार्केट साहित्य को लेकर बच्चों के बीच नहीं है। तो वहाँ पे हिंदी को लेके, जब क्योंकि सब अंग्रेज़ी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता हिंदी को लेकर बहुत चैलेंज भी है? देखिए, बच्चों के लिए मार्केट बहुत बड़ा है बुक्स का, लेकिन ये बात सही है कि वो अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा है, हिंदी का कुछ हद तक सीमित है। वो इसलिए भी सीमित है क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हिंदी भाषा से, किताबों के माध्यम से बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। बच्चों के लिए विषय की विविधता नहीं है। बच्चों के लिए किताब हमेशा एक ज्ञान का साधन बना रहा, और आजकल के बच्चों को आप जानते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन हर जगह है, तो उनको एक और माध्यम दे दो जिससे ज्ञान मिलेगा, तो शायद वो उससे बचना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमने ये कोशिश करी कि उसे सिर्फ ज्ञान का नहीं, मनोरंजन का भी साधन बनाएं, जिसमें हमने हॉरर की भी किताबें उसमें हैं, कुछ सीखने की भी किताबें हैं, तो बच्चों को ये ना लगे कि मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसलिए पढ़ाई जा रही है, या मैं इसलिए पढ़ूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिले। वो इसलिए भी पढ़े कि उसे इंटरटेनमेंट मिले, उसे मज़ा आए, वो किताब पढ़ते हुए हंसे या डरे। तो जब आप बुक फेयर में जैसे स्टॉल्स जब लगती हैं अनबाउंड की भी, तो आपको लगता है कि बच्चों का अट्रैक्शन वहाँ रहता है वैसा? बिल्कुल रहता है, बहुत रहता है। अच्छा, हिंदी की तरफ रहता है, वो आते हैं खरीदने? देखिए, हिंदी की तरफ कम रहता है बच्चों का। वो इसलिए कम रहता है क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई कि हर जगह उनको अंग्रेज़ी ही सिखाई जा रही है। यही कहा जा रहा है कि यही सीखने से आगे आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको अच्छा स्टेटस मिलेगा, आप कहीं पे भी जाएंगे तो प्रेजेंटेबल होंगे। वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर ज़रूर है, या सोशल बैरियर उसे कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी भी सीखें, हिंदी भी पढ़ें। बोलते तो हैं बच्चे, देखते भी हैं पिक्चरों में, गाते भी हैं, लेकिन पढ़ना और लिखना एक मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो पढ़ने की आदत नहीं है और लिखना सिर्फ क्लास तक सीमित रह गया है, तो उनका अट्रैक्शन कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं जगाया जा सकता, वो जगाया जा सकता है, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत सारे प्रकाशक और हैं जो उसकी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं कि वो इस तरफ लौटे। हमने जैसे एक किताब प्रकाशित करी, चंपक के 4 भाग हमने प्रकाशित करी, जो मैगजीन हम बचपन में पढ़ते थे उसको बुक फॉर्म में लेके आए हैं। अच्छा, तो हाँ, लेकिन कहानियाँ वही थी? कहानियाँ वही हैं, उसमें थोड़ी एक्टिविटीज़ भी हैं कि रास्ता ढूंढें, इस तरह से। तो बच्चे नहीं जानते चंपक के बारे में, लेकिन जो हमारी उम्र के जो पेरेंट्स बन चुके हैं, वो जैसे ही देखते हैं अरे चंपक ये तो पढ़नी चाहिए, तो वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, खुद अपनी मेमोरीज याद करने के लिए वो उसे लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये इस तरह से कनेक्ट होता है। अब मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि किसी पेरेंट्स ने कभी जिक्र किया हो कि वो बचपन में क्या पढ़ता था, लेकिन जब वो चंपक सामने देखते हैं तो वो अपने आप निकल जाता है, ये बचपन में हम पढ़ते थे। तो उससे जुड़ी कुछ किस्से, कहानी होती हैं, फिर उसके अंदर से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके साथ अंदर ही अंदर रह जाते हैं, उनके बारे में शेयर करते हैं। तो एक बच्चों को उन चीज़ों से जुड़ाव महसूस होता है, और इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि फिर आगे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो वो पढ़ना शुरू कर देगा। बीइंग पब्लिशर, किस तरह के मार्केटिंग की ज़रूरत होती है? किसी भी आपके तो 3 भाग हैं अलग अलग, आप जैसे 3 तरह से आप किताब छाप रहे हो, तो उनकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, या किस तरह से आप सोचते हो कि किताबें लोगों तक पहुँचें? मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो हर किताब की अलग होती है। हर किताब का अपना जॉनर होता है, लेखक ने क्या लिखा है, किताब के अंदर क्या है। अगर हम सिर्फ उसके हिसाब से बात करें, आयु वर्ग के हिसाब से, तो बिल्कुल क्योंकि बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में हैं, लेकिन उनके परचेजिंग पावर उनके पेरेंट्स के पास है।
स्कूल की लाइब्रेरीज़ में या कहीं जाके वो किताबें देखते हैं तो उनका मन करता है हाँ ये किताब मुझे पढ़नी है। उसका एक माध्यम बुक फेयर बहुत अच्छा है कि बुक फेयर में जब वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे किताबें पढ़ें, और बच्चों के ऊपर किसी का बस चलता नहीं है, जो उसको चाहिए फिर वो चाहिए। तो हमने एक बार किया था, हमारी एक किताब आई थी पिछले बुक फेयर में, गिगी ज़ादा, तो गिगी ज़ादा के साथ हमने एक सॉफ्ट टॉय दिया था। तो बहुत सारे बच्चों ने वो सॉफ्ट टॉय लेने के लिए वो किताब खरीदी। तो एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हाँ, मार्केटिंग ही है। तो हमें लगता है कि किताब जब उसने वो सॉफ्ट टॉय लिया और किताब उसके साथ चली गई तो उसने किताब भी पढ़ी होगी या पेरेंट्स से पढ़ के सुनाई होगी। तो अलग अलग तरीके से हमें किताब पे काम करना पड़ता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि उनको कन्विंस किया जाए, उनको किताब की रूपरेखा ऐसी हो, मतलब उसका आकर्षण हो, इलस्ट्रेशन सुंदर हो। और जो युवाओं की किताबें हैं उनके लिए सोशल मीडिया, युवान में जो आती हैं उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम किताबों तक, लोगों तक किताबों के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं। पर आपको लगता है कि सोशल मीडिया बहुत इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि लोगों पर इम्पैक्ट डाल सके कि वो किताबों तक आएँ और उसे ख़रीदें? बहुत ज़्यादा नहीं, वो जानकारी दे सकता है, आपको 1 मिनट के लिए किताब के बारे में जोड़ सकता है, लेकिन किताब खरीद ले ये नहीं। अगर किताब खरीद रहे होते तो किताबों की बिक्री की संख्या बहुत ज़्यादा होती, सोशल मीडिया के जैसे लाइक्स होते हैं उसके बराबर, लेकिन वो इतना उसमें कंपैरिजन नहीं है। तो वो किताबें मतलब सोशल मीडिया के साथ साथ बुक स्टोर्स में, बुक फेयर्स में, हर जगह जब दिखती हैं, अवेलेबल होती हैं, लोग उसके बारे में बात करते हैं, तब उसकी बिक्री बढ़ती है। मतलब अगर वो दिखेगी ज़्यादा तब होगा? जी बिल्कुल। मतलब फिजिकली जब दिखेगी तो? फिजिकली भी दिखनी चाहिए, मतलब सिर्फ फिजिकली भी दिखे तो बिक्री ज़्यादा हो ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिजिकल भी दिखनी चाहिए कि वो बुक स्टोर अगर जा रहा है तो वहाँ पे उसको वो किताब दिखी। तो एक किताब जब आपको बार बार दिखती है तो एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट होती है और उसको लगता है कि ये किताब तो पढ़नी चाहिए। और मेरी एक प्रकाशक हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही शुरू किया था, तो उनकी एक किताब, ज़्यादा टाइटल उनके पास अभी नहीं है बट जितने हैं, तो उनसे एक दिन बातचीत हो रही थी तो एक किताब उनकी बहुत ज़्यादा बिकी है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या था कि एक किताब इतनी ज़्यादा बिकी है बाकी नहीं बिकी। तो उन्होंने बताया कि इसकी एक रील थी जो बहुत चली, उसके बाद जब हमने लगातार इस पर रील्स बनाए तो उसने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ है, तो होता है ऐसा। सोशल मीडिया वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कि आप जाके किताब खरीद रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और ये मुझे लग रहा है कि अच्छा है कि अगर आपकी किताब के प्रचार के लिए एक नया माध्यम जुड़ रहा है जहाँ से किताब लोग देख रहे हैं, किताबों की जानकारी लेना चाह रहे हैं और बहुत फास्ट भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब लगातार हमारी भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो फ्री भी है और उसमें बनाने में आपको थोड़ी क्रिएटिविटी ज़रूर चाहिए कि किस तरह से लोगों को तक वो चीज़ पहुँचे जैसा आप चाहते हैं जो किताब में है, तो वो बहुत अच्छा। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैं बाकी के प्रकाशकों के साथ देखती हूँ। आपका अनुभव इसमें क्या है कि अब आप सोशल मीडिया पर अगर आपके पास 350 राइटर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप सबका तो प्रचार अचानक नहीं कर सकते हो, तो आप कोशिश, अब उनके दिमाग में भी यही रहता है कि अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो उन लेखकों का प्रचार ज़्यादा करते हैं वो जो ज़्यादा बिकते हैं। तो वहाँ पर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बाकी के वो लोगों को मौका नहीं मिलता, तो वो कुछ लिमिटेड स्पेस ही मिल पाता है सोशल मीडिया पे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। इसकी कुछ वजहें जो मुझे अभी तुरंत समझ में आती हैं वो ये हैं कि एक तो ऑथर कितना एक्टिव है सोशल मीडिया पे। आप कोई चीज़ डाल रहे हैं, कोई चीज़ आपने पोस्ट करी, तो वो ऑथर उसको किस तरीके से ले रहा है, ऑथर उसको शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपनी तरफ से उसमें और क्या जोड़ के कर रहा है, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार ऑथर ही कहते हैं कि इस तरह की चीज़ बना के दीजिए, हम सोशल मीडिया में डालेंगे, तो टीम जो है वो एक्टिव रहती है उस ऑथर के साथ कि हाँ हम ये करेंगे तो उनको पसंद आएगा और वो डालेंगे। एक तो ये उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और दूसरा ये है कि किताब की सेल कितनी है। अगर कोई किताब अच्छी चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वो सेल कैसी है, तो ये तो ऐसा हो गया कि आप पहले तो सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है कि उससे फिर सेल होगी, तो नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड होके तो बिल्कुल काम नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पे आप जानकारी दे सकते हैं कि ये नई किताब आई है, ये किताब इस बारे में है, ये लेखक की प्रोफाइल ये है, इन्होंने ये लिखा है, ये आपने जानकारी दे दी। उसके बाद बिक्री तो ई कॉमर्स से होगी ना,
किसी भी अपनी आपकी अपनी वेबसाइट होगी या जो ई कॉमर्स के तमाम वेबसाइट्स हैं वहाँ से बिक्री होगी, बुक स्टोर से बिक्री होगी, बुक फेयर से बिक्री होगी, आपके ऑफिस में लोग आके किताबें खरीदेंगे, फ़ोन के माध्यम से कॉल करेंगे। तो इन सब चीज़ों से पता चलेगा कि किताब के बारे में कितना लोग जानना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। एक प्रकाशक हैं, उनके जो मैंने सुना है, किसी ने बताया कि उनका क्राइटेरिया है कि अगर आपके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं लेखक के, तो आप वहाँ छपने योग्य हैं। तो वो लेखक के ऑडियंस पर डिपेंडेंट है कि उनकी ऑडियंस कितनी है। आपके पास तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक क्राइटेरिया है कि आपका लेखन अच्छा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया। रिजेक्ट भी होती होंगी किताबें? बहुत होती हैं, मतलब करनी पड़ती हैं। रिजेक्ट होने का की वजह ये नहीं है कि उनके फॉलोअर्स कम हैं, उनको करने की वजह यह है कि हमें लगता है कि उस किताब के लिए हम शायद सही प्रकाशक नहीं हैं। हमारे हिसाब से वो उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, या हमें लगता है कि शायद उस किताब को हम इतनी नहीं सेल कर पाएंगे जितना और कोई प्रकाशक उसे प्रकाशित करके। अच्छा, जैसे आप अनबाउंड को किस तरह का प्रकाशन देखते हैं कि हम इस तरह की किताबें तो बिल्कुल नहीं छापेंगे? हम इस तरह की किताबें बिल्कुल नहीं छापेंगे जो किसी तरह का मिथ क्रिएट करता हो, समाज में हिंसा पैदा करता हो, कोई गलत धारणा पैदा करता हो, बिना रेफरेंस के, बिना किसी पुख्ता जानकारी के कोई किताब, अगर कोई नॉन फिक्शन किताब, मतलब ये ज़्यादा नॉन फिक्शन में ही इस तरह की चीज़ें होंगी कि अगर कोई बात लिखी है उसका कोई प्रमाणिक रेफरेंस नहीं है तो हम वो किताब नहीं छापेंगे, क्योंकि वो समाज के लिए हित में नहीं है, कोई हिंसा, लगता है कि इससे कोई हिंसा हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कंटेंट वाइज, जैसे अगर कई, अब तो क्योंकि अब लिखने का स्टाइल भी बदल गया है कई लेखकों का, तो बहुत सारी अंग्रेज़ी के शब्द भी यूज़ होते हैं या बहुत आंचलिक, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि अपशब्द भी होते हैं जहाँ लेखक जस्टिफाई करता है कि करेक्टर की यही डिमांड थी। तो ऐसे लेखन से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दो इसमें अलग अलग बातें हैं। एक बात है कि अंग्रेज़ी के शब्द, जब हम बोलचाल में अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम पढ़ने में भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई मुश्किल शब्द है जो हिंदी में पढ़ना बहुत मुश्किल है या उसको हिंदी में समझाना बहुत मुश्किल है और अंग्रेज़ी में बहुत आसानी से हम कन्वे कर पा रहे हैं, तो हम उसको अंग्रेज़ी में रख सकते हैं। उसे हम रोमन में रख सकते हैं या अंग्रेज़ी भाषा में भी रख सकते हैं किताब में, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं होने चाहिए, जिनको लेखक जस्टिफाई करते हैं कि भाई वो तो रिक्शा वाले का अगर हम बात करेंगे तो रिक्शा वाला तो ऐसे ही शब्द बोलेगा, ऐसी ही भाषा बोलेगा, या कोई और है तो वो ऐसी ही भाषा बोलेगा। बिल्कुल, जो अगर करेक्टर की डिमांड है या उस किताब में ज़रूरी है, शब्द मतलब गलत शब्द, गालियाँ हो सकते हैं, हाँ, है ना। लेकिन हिंदी में बहुत किताबें ऐसी हैं, अंग्रेज़ी में बहुत किताबें ऐसी हैं जिनमें किताबों में इस तरह की शब्द इस्तेमाल करे गए हैं। तो अगर वो डिमांड है, अगर लगता है कि वो करेक्टर में ज़रूरी है, उसके डायलॉग में ज़रूरी है, उसकी बातचीत में ज़रूरी है, तो उसे रखने ही होंगे। ठीक है। जब भी हम प्रकाशन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है रॉयल्टी का मुद्दा हमेशा आता ही है। रॉयल्टी हमेशा इतना बड़ा मुद्दा क्यों रहता है? अभी हमने डिस्कशन भी किया था अमर उजाला काव्य पे ही, जहाँ हमने कुछ लेखक बुलाए थे और प्रकाशन की ओर से भी 1-2 लोग बुलाए थे। तो हम पूरे रॉयल्टी का मुद्दा ही वहाँ पर हमने डिस्कस किया, अंग्रेज़ी की रॉयल्टी, हिंदी की रॉयल्टी। तो क्योंकि आप वो फर्स्ट सोर्स हैं जो इसके बारे में सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि रॉयल्टी इतना बड़ा मुद्दा होता ही क्यों है? क्यों नहीं होना चाहिए रॉयल्टी? कोई भी काम आप करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उसका एक हिस्सा आपने अपना क्रिएटिविटी दी, आपने अपना समय दिया, उसका एक हिस्सा मॉनिटरी भी है। तो अगर आपने कुछ किया है तो आप, और तय हो गया है आपके और प्रकाशक के बीच में, कोई एक बात तय हो गई है कि मैं इसके बदले में आपको ये दूंगा और आप इसके बदले में मुझे ये देंगे, तो चाहे वो लेखक की तरफ से हो चाहे प्रकाशक की तरफ से, वो होना चाहिए। और वो ना हो तो वो मुद्दा बनेगा ही, लेकिन वो मुद्दा एक बंद कमरे में होना चाहिए। क्योंकि वो एग्रीमेंट आपका एक बंद कमरे में 2 लोगों की आपसी सहमति से हुआ है। उसको सोशल मीडिया में लाना बहुत अच्छी स्थिति या समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब रॉयल्टी, मान लीजिए कि विनोद कुमार शुक्ल जी का ये जो प्रकरण था वो जो इतना बड़ा हुआ कि 30 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली, तो जब उसी पर बातचीत हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा भी कि ये अगर आप अंग्रेजी से तुलना करोगे तो ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिस पर आप इतनी बहसबाजी करोगे।
तो प्रकाशन और लेखक के बीच कुछ ऐसा है जो विजिबल नहीं है, जो पारदर्शिता है उसकी कमी है, कि कभी विनोद जी कह रहे हैं कि मेरे को अपनी किताबें किसी प्रकाशन के लिए कह रहे हैं कि अपनी किताबें मुक्त करानी है, पर दूसरी तरफ दूसरा प्रकाशन उनको 30 लाख रुपए की रॉयल्टी दे रहा है, तो वो लैग किधर आता है? मैं वैसे बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया आपका सवाल, लेकिन मैं ये समझाऊं कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की कहाँ कमी है। हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी की कमी कहाँ है, और मेरा सवाल ये है कि रॉयल्टी एक लेखक को मिलती है प्रकाशक की ओर से, लेकिन वो रॉयल्टी जैसे आपने बोला कि बंद कमरे में होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो वो रॉयल्टी है वो बंद कमरे से बाहर इतना कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्यों हो रहा है? अंग्रेजी के लेखकों को 1 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिल रही है, हिंदी में 30 लाख बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है। 30 लाख, देखिए विनोद जी की किताबें इतनी बिकी, हमें बहुत खुशी है। ये अच्छा है कि ऐसा हुआ कि इतनी किताबें बिकी, और मेरी नज़र में पिछले 1-2 दशकों में कोई ऐसी किताब नहीं हुई जो इतने कम समय में इतना बड़ा आंकड़ा जिसने पार किया हो। लेकिन ऐसे लेखक हैं हिंदी में भी जिनकी पहली किताब ही 20-25-50 हज़ार बिकी है। विनोद जी की किताबें 90,000 कॉपी बिकी हैं 6 महीने में। 6 महीने में 90,000। जैसे हमारी किताब है लक्ष्मण यादव की, वो प्री ऑर्डर में 20,000 किताबें बिक गई। अब हमने आरजे कार्तिक की किताब है, वो 5-6 महीने में 15,000 के आसपास बिक गई। तो बस मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि रॉयल्टी अगर मिल रही है लेखक को, वो बहुत अच्छी बात है। 30 लाख की रॉयल्टी जो बार बार मुद्दा चल रहा है कि इतनी ज़्यादा है या कम है, मतलब जिस तरह से पूरा वो पोर्ट्रे हुआ है, ऐसा कि ये पहली बार हुआ है, तो क्या इससे पहले कभी ये नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। नहीं, बहुत समय पहले, मतलब बहुत साल पहले भी ऐसा होता था। एक किताब के 2-2 लाख के प्रिंट होते थे पहले, और जब प्रचार के इतने माध्यम भी नहीं होते थे, उसके बावजूद भी पहले संस्करण 2-2 लाख के होते थे। तो ये लगातार होता रहा, और पिछले दशकों में ये अब हुआ है। मेरे ख्याल से इस वजह से ही लोगों को ये इतना बड़ा आश्चर्य किया। किताब नहीं बिकी थी इतनी ज़्यादा अमाउंट, इतने कम समय में इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई किताब बिकी थी। ये तो हम सब के लिए हर्ष की बात है। अच्छा, रॉयल्टी का परसेंट भी अलग अलग होता है सारे प्रकाशकों की तरफ से। कोई 7.5% है, 9% है, 10% है। ये इतना अलग अलग क्यों है सारे प्रकाशनों में? ये सब प्रकाशक को अपना अपना एक पैरामीटर होता है कि उसको कितनी रॉयल्टी देनी है, उनके खर्चों पर निर्भर करता है। ऐसा भी है कि एक ही प्रकाशक एक लेखक को अलग रॉयल्टी दे, अलग परसेंट, और एक बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई लेखक प्रकाशित है, उनकी पहली किताबें बहुत चर्चित हैं, तो उनकी हो सकता है कि रॉयल्टी परसेंटेज अलग हो उसके कंपैरेटिवली कि कोई लेखक नया है, या मान लीजिए कि किसी किताब में मेहनत बहुत ज़्यादा है कि उसमें इलस्ट्रेशंस भी होनी है, उसका प्रोडक्शन कुछ अलग तरीके का होना है, और जो किताब बहुत सिंपल तरीके से आनी है, रनिंग मैटर में आनी है और वो छपनी है, उसके प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत अंतर आ जाएगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट में अंतर आ जाएगा तो रॉयल्टी परसेंटेज में भी अंतर आ सकता है। तो जो इलस्ट्रेशन वगैरह है वो प्रकाशन की तरफ से तय होता है? ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। जो लेखक हैं वो आपको मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते हैं बस? जी, किताब मैन्यूस्क्रिप्ट भेजेंगे, अपना परिचय भेजेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स का जॉब, मतलब प्रकाशन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स? हाँ, हमारे यहाँ से किताबें फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हैं, रिटेलर्स के पास जाती हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, बुक फेयर्स में जाती हैं, और उसके बाद जैसे जैसे उनके यहाँ से किताब बिकती है वो हमें रीऑर्डर करते हैं, और तो फिर वो प्रक्रिया चलती रहती है। और वर्ड ऑफ माउथ की कितना रोल रहता है उसका? सबसे ज़्यादा। और सोशल मीडिया से ज़्यादा? सोशल मीडिया से ज़्यादा। अगर आप अभी बता देंगे कि आपको कौन कौन सी किताबें पसंद हैं, तो उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हम कोई पोस्टर बना के भेजें कि ये किताब बहुत अच्छी है, ये पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो पर्सनल कनेक्ट है, जो लोग आपको समझते हैं, मतलब आपको, मतलब कि एक फ्रेंड सर्कल में कि कोई दोस्त कहता है कि मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें ये है, तुझे भी पढ़नी चाहिए, तो वो ज़रूर उस किताब को रिकमेंड मतलब पढ़ेगा उठा के, नहीं तो उसे याद ज़रूर रहेगा, और वो आगे उस बात को बताएगा कि हाँ, ये किताब पढ़नी चाहिए। किसी भी किताब की मार्केटिंग में आपको प्रकाशक का रोल बड़ा लगता है या लेखक का? क्योंकि अभी मेरी किसी से बात भी हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि
प्रकाशक तो क्या ही करेगा, कितना कर लेगा, लेकिन लेखक खुद अपनी मार्केटिंग के लिए कितनी मेहनत करता है, वही लेखक ही बेच पाता है। देखिए, इसे बेचना सही शब्द नहीं है, मुझे लगता है उसकी अवेयरनेस करना ज़्यादा सही शब्द है। हम हाँ, किताब की लेखक और प्रकाशक का पहला काम ये होना चाहिए अवेयरनेस करना कि हाँ एक किताब आई है, लेखक को कि हाँ मेरी किताब आई है, प्रकाशक की हाँ एक अच्छी किताब आई है। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेचना, कितनी बिकेगी, कहाँ तक पहुँचेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हमें लगता है, हम किसी किताबें बहुत मेहनत करते हैं कि ये किताब तो बहुत अच्छे नंबर्स क्रैक करेगी और चलेगी, होता एकदम उल्टा है, वो पिक ही नहीं होती किताब। और कई किताबें में लगता है कि हाँ ठीक है, इस पर हम जितना हमारा शुरुआती जितना ध्यान देना है हम उतना ध्यान देंगे, और वो किताब एकदम से पिक कर जाती है। तो तुरंत उन दोनों के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बदल जाती हैं, चीज़ें अलग तरीके से करनी होती हैं। तो ये दोनों का ही काम है कि उनको अपनी, दोनों की ही किताब है, एक उसके लिए गार्जियन है, पेरेंट है, और एक उसके लिए गुरुकुल है, टीचर है जिसने उसको शेप दी होती है। एक ने उसे पैदा किया होता है उसे अपने लेखन से, और दूसरे को उसे शेप दिया होता है। तो दोनों के लिए ही किताब बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दोनों को ही साथ में मिलकर मेहनत करनी होगी। सिर्फ एक जगह उसके साथ मेहनत हो रही है और दूसरी जगह मेहनत नहीं हो रही है तो वो दिशा सही नहीं मिल पाएगी। आपको लगता है कि हिंदी और अंग्रेज़ी का जो प्रकाशन का मार्केट है वो बहुत डिफरेंट है? बिल्कुल लगता है। मतलब आपको एज अ प्रोडक्ट दोनों लगेंगे कि ये अंग्रेज़ी का है, हिंदी का है, लेकिन किताब की तैयारी से लेके उसके कंटेंट की बात करें, उसके प्रचार की बात करें, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, उसके डिस्प्ले की बात करें, कहाँ वो किताब रखी जानी चाहिए, उस सब का बहुत फ़र्क पड़ता है पूरे हिंदी और इंग्लिश किताबों की बिक्री में और पूरे मार्केट में। अभी जब ये चर्चा हो रही थी और किताबों की बिक्री और रॉयल्टी पर बात हुई, फिर हिंदी और अंग्रेज़ी प्रकाशनों की बात हुई, तो हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने एक ने कहा कि अंग्रेज़ी के प्रकाशन जो हैं वो अपने लेखकों को बेचने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं हिंदी वाले नहीं कर रहे। वो इतने छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं, इतने मार्केट करते हैं, हिंदी वाले करते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले नहीं करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश वाले हर किताब का इवेंट करते हैं। तो इंग्लिश के पब्लिशर्स भी मुझे लगता है कि उन्हीं किताब का इवेंट करते होंगे जिनको उनको लगता होगा कि इसका ROI आ जाएगा, या आज हम इवेंट करेंगे तो साल भर तक इसकी किताबें बिक जाएंगी, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा जो हो सकता है। हिंदी वाले भी ऐसे ही करते हैं कि उन किताबों का इवेंट करते हैं या करना चाहिए जो किताबों पे उनको उम्मीद होती है कि ये किताबों की जानकारी लोगों तक मिले, इवेंट हो, लोग आएँ, उस पर बातचीत हो, या वहाँ पे लोग आएँ, वहाँ पे किताबें खरीदें। तो लेकिन दोनों, चाहे कोई हिंदी का प्रकाशक हो चाहे अंग्रेज़ी का प्रकाशक हो, हर किताब पे इवेंट नहीं कर सकता। और इवेंट एक हिस्सा है पूरे मार्केटिंग और सेल्स का, सिर्फ उसी पे ही सब कुछ निर्भर नहीं करता कि अगर इवेंट कर दिया तो किताब चल गई, नहीं किया तो नहीं चली। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो किताबें प्रचार जब हो गया उनका, किताबें मार्केट में पहुंच गई, किताबें 5-7 हज़ार बिक गई, उसके बाद उसका इवेंट हुआ। तो इवेंट कोई मापदंड नहीं है कि होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए। पर आप ये मानते हैं कि अंग्रेज़ी की किताबें ज़्यादा बिकती हैं हिंदी के कंपैरिजन में? जी, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। पर उसका कारण क्या है? ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस अंग्रेज़ी पढ़ना चाहती है। तो जिस तरह से हम लैंग्वेज को लेकर और इवॉल्व हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आने वाले टाइम में हिंदी की किताबें लोगों को पढ़वाना? मुझे लगता है कि आने वाले समय और अच्छा होगा हिंदी के लिए, अच्छा होगा। हिंदी लोग वापस जुड़ रहे हैं। एक समय था कि हिंदी में बहुत ज़्यादा विषय नहीं थे, विषयों की कमी थी। मतलब अगर जैसे ट्रैवलॉग्स नहीं थे, सेल्फ हेल्प की किताबें नहीं थी, निवेश के ऊपर किताबें नहीं थी। तो इस तरह की किताबें जब हिंदी में आएंगी तो उसका मार्केट बढ़ेगा। जब विषय कम होते हैं तो पढ़ने वालों का जो एक दायरा भी सीमित हो जाएगा। अंग्रेज़ी में ये चीज़ बहुत पहले वो लोग ब्रेक कर चुके हैं कि पढ़ने वाला चाहता क्या है, चाहता है जो है उसको उस विषय की ढेरों किताबें मिलेंगी। तो हिंदी वालों ने मार्केट स्टडी नहीं किया था पहले?
हिंदी वालों ने मार्केट स्टडी ज़रूर किया होगा या मार्केट स्टडी नहीं किया होगा, लेकिन काम करते करते तो मार्केट समझ में आता ही है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि हिंदी में किताबें नहीं है, लेकिन हिंदी में उस तरीके से किताबें बताई नहीं गई कि ये किस विषय की किताबें हैं। मतलब उपन्यास के अंदर हर तरह के उपन्यास आ गए, उसमें ये नहीं बताया कि ये लव स्टोरी है, ये क्राइम है, या ये किस तरह के उपन्यास रिश्तों के ऊपर है, ये उपन्यास की सब कैटेगरी क्या है। पर वो किताब देखकर कैसे पता चलेगा? किताब देख के नहीं पता चलेगा, लेकिन आप किताब के पीछे लगा सकते हैं कि ये इसकी सब कैटेगरी क्या है, या आप कवर के ऊपर कुछ एक ऐसी हेडिंग दे सकते हैं जिससे समझ में आ जाए कि ये रोमांस है या थ्रिलर है या रिश्तों के ऊपर है। तो वो करना एक बहुत ज़रूरी काम है। और अंग्रेज़ी का और हिंदी का मार्केट, बिल्कुल अंग्रेज़ी का मार्केट अभी बड़ा है, लेकिन हिंदी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नए युवा हिंदी में जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि जब हिंदी की किताबें अंग्रेज़ी की किताबों से आगे निकल जाएंगी। नॉन फिक्शन में कई किताबें हैं जो बिक रही हैं, जैसे राष्ट्रीय निर्माण में आदिवासी, वो अच्छी चल रही है। हॉरर मुझे लगता है कि हिंदी में और लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा गया। हॉरर में किताबें नहीं हैं। कुछ किताबें हमने अनुवाद में करी हैं। एक हमने सुमित सिन्हा की किताब करी है, रेल लोकोमोटिव का भूत, वो पसंद करी जा रही है। लेकिन बहुत सारे विषय हैं जिनमें लिखा जाना चाहिए, और जो विषय सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं वो प्रेम है, हॉरर है, और नॉन फिक्शन के सेल्फ हेल्प और कुछ पॉलिटिक्स। एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा पेचीदा भी हो सकता है, कि आपको लग रहा है कि बहुत हिंदी में बड़ी गुटबाजी है? होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। नहीं, अब गुटबाजी किस सेंस में बात कर रहे हैं उसका बहुत अंतर पड़ता देखिए, है। मुख्य धारा वाले लोकप्रिय वालों से चिढ़े रहते हैं, लोकप्रिय वाले कहते हैं कि मुख्य धारा वाले हमें क्या बताएंगे। तो वो अलग तरह की एक गुटबाजी उनके बीच चलती ही रहती है। बिल्कुल चलती रहती है। और ऐसा भी है ना कि प्रकाशन, कुछ एक प्रकाशन के कुछ एक फिक्स लेखक है, फिर उनका भी एक ग्रुप है। अच्छा, अभी है उसमें? नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। नहीं, मुझे देखिए, इस सब चीज़ों में मेरी बहुत जानकारी भी नहीं है, लेकिन हर जगह हर चीज़ के दोस्तों लेकिन आप सोशल मीडिया पर एक्टिव तो हैं। हाँ, सोशल मीडिया में एक्टिव रहनी चाहिए। तो आप तो पोस्ट पढ़ते होंगे सारे सबके, मतलब आपको ये तो पता रहता होगा कि क्या चल रहा है, कौन किसके बारे में क्या लिख रहा है। हमारा काम ही यही है कि हमें पता रखना चाहिए कि कौन क्या लिख रहा है, कि कौन अच्छा लिख रहा है, कौन सब साहित्य अच्छा नहीं, कौन किसके बारे में लिख रहा है। तो कोई अगर किसी के बारे में लिख रहा है तो वो उसकी अपनी समझ है, उसका अपना विचार है, तो उसमें गलत क्या है? अगर उसको वो गलत, लिखने वाले को वो गलत नहीं लग रहा, तो हो सकता है वो अपनी नज़र में सही हो। तो आप इस गुटबाजी पे कुछ नहीं? देखिए, मेरा कहना यही है कि हर तरह के अपने अपने एक समूह होते हैं, दोस्तों के अपने ग्रुप होते हैं, दोस्तों के ग्रुप के अंदर अपने ग्रुप, दोस्तों के ग्रुप होते हैं, फिर उसके खास दोस्तों का ग्रुप होता है। तो उसे गुटबाजी पता नहीं कितना कहना सही है, कितना कहना गलत है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये हर जगह है। अभी हमारी जब डिस्कशन हो रही थी, डिस्कशन हुआ था, तो उसमें यही हुआ कि अंग्रेज़ी वाले गुटबाजी नहीं करते। फिर किसी ने जो अंग्रेज़ी प्रकाशन की ओर से आया तो उन्होंने बोला नहीं, अंग्रेज़ी वाले भी करते हैं। हाँ, उतनी ही करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये हर जगह मुमकिन है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके 10 दोस्तों का कोई ग्रुप है, उस 10 दोस्तों में 5 दोस्तों का एक अलग ग्रुप होगा, 3 दोस्तों का अलग ग्रुप होगा। अब उसे गुटबाजी कहना ठीक नहीं है शायद। हाँ, लेकिन अगर वो दूसरे ग्रुप की लिंचिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो फिर तो गड़बड़ हो गया मामला। बिल्कुल, अगर गलत भावनाओं के साथ, गलत शब्दों के साथ करें तो बिल्कुल गलत। बहुत ही आदर्शवादी जवाब दिया है आपने। नहीं, आप बताइए ना, इसमें कोई अगर किसी की भावना ही गलत है, किसी के बारे में किसी को नीचा दिखाना है, तो बिल्कुल वो गलत बात है। तो ई बुक्स और ये जब आने वाला समय आपको लग रहा है कि फिजिकल बुक का होगा, या ये लोग ऑडियो बुक्स और ई बुक्स पर ही स्विच कर लेंगे? नहीं, फिजिकल बुक्स थी, हैं और रहेंगी, और उस पर ना बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है, ना मुझे उस पर कोई तर्क रखने की ज़रूरत है। ई बुक एक सहूलियत की चीज़ है। जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं कर सकते, घर में सामान नहीं रख सकते, मतलब किताबों की जगह नहीं बना सकते, या विदेशों में रहते हैं, या सस्ते में पढ़ना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ईज़ फील करते हैं, ई बुक वो पढ़ते हैं, और वही लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं।
लेकिन एक बहुत कांस्टेंट मार्केट है उसका, वो बहुत ज़्यादा कोई किताब ई बुक में आने से बहुत ज़्यादा बिक नहीं जाती, सेल नहीं हो जाती, और ना आने से उसकी सेल पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ऑडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी जैसे मैंने कुछ फेसबुक पोस्ट पढ़े थे किसी के, तो उन्होंने बताया कि उनके देश में, वो बाहर के लोग थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर ऑडियो बुक जिस तरह से सुना जा रहा है, इंडिया में अभी वैसे नहीं सुना जा रहा। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ इस बात को। जितना बड़ा ऑडियो बुक्स का मार्केट हो सकता है, अभी इंडिया में उतना हुआ नहीं है, वो बहुत ग्रोइंग स्टेज पे है। अभी हम उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं, और उतनी किताबें भी पता नहीं कि हैं या नहीं अवेलेबल अभी ऑडियो बुक्स में, कि जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में प्रिंट में अवेलेबल हैं, और उतने सुंदर तरीके से किताबें ऑडियो में आई हैं नहीं आई हैं। लेकिन ऑडियो बुक्स का मुझे लगता है कि आगे जाके एक बहुत बड़ा मार्केट होगा, बहुत बड़ा बाज़ार होगा, लोग उसको पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से फ़िज़िकल बुक्स आनी बंद हो जाएंगी या उसकी बिक्री कम हो जाएगी। वो एक और नया माध्यम जुड़ जाएगा कि जिसमें किताबें आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है बहुत सारी किताबें सिर्फ ऑडियो में ही हैं आगे जाके, फ़िज़िकल ना आए, ई बुक ना आए, सिर्फ लोग सिर्फ अपनी ऑडियो बुक से हाँ। निकाल रहे हैं। क्योंकि मतलब ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि भारत कहानियों का देश है, हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम कहीं अकेले बैठे हैं या कुछ लोगों के साथ बैठे हैं और कोई हमें कोई कहानी बता रहा है और हम घंटों घंटों से सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑडियो बुक्स पे हमें जितना काम करना चाहिए एज अ पब्लिशर, और जितनी ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए पाठकों के लिए, वो अभी काम उसमें मेहनत की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस भी नहीं है पब्लिकेशंस को लेके। जैसे रैंडम आप वो किसी पब्लिकेशन में जा रहे हैं, किसी की स्टॉल पे, बुक फेयर में लोग, और कह रहे हैं कि आप प्रेमचंद मिलेंगे क्या, तो उनको ये नहीं मालूम कि कौन सा पब्लिशर क्या छाप रहा है। ये जो बहुत बेसिक चीज़ है, सही बात। लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। बात तो आपकी सही है। मतलब हम अपनी तरफ से कोशिश यही कर सकते हैं कि हम अपनी किताबों के बारे में बताएं, अपने लेखकों के बारे में बताएं। थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे भी आपको लगता है कि पब्लिशर्स को काम करना चाहिए? देखिए, मेहनत की तो हर जगह ज़रूरत है। कोई भी क्षेत्र हो, जितना करा जाए उतना कम। अभी भी हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल वो आपने बहुत अच्छा रखा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा होता है। हमारे स्टॉल पे भी बहुत सारे पाठक आते हैं और अलग अलग लेखकों की हो किताबें सकता है आपसे पूछते आके हैं। पूछे कि अरे मंटो की किताब है, अब उनको नहीं पता यहाँ नहीं छप रही है। हाँ, तो लेकिन इसमें उस प्रकाशक की कमी है जिस प्रकाशक से वो लेखक छप रहे हैं। कि वो उनको नहीं प्रचार कर कि पा हाँ, रहे कि वो लेखक तो पहुंच रहे हैं वहाँ तक, लेकिन उनके वो प्रकाशक नहीं पहुंच रहे हैं। और इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है, किसी के साथ भी हो सकता है। और ये अच्छी बात भी है कि अगर आपके लेखक वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी मेहनत किसी ना किसी तरीके से वहाँ तक पहुँची है और वो किताब पढ़ना चाहते हैं। किताबों में ये भी है कि इतनी सारी किताबें हैं कि वो याद रखना भी मुश्किल है कि कौन सी किताब कहाँ से छपी है, कौन से लेखक कहाँ से छपे हैं। और कई बार एक लेखक के कई सारे प्रकाशक भी होते हैं, तो ये कंफ्यूजन होना सामान्य है। अभी बीते 2 साल में मैं लगभग ऐसे शायद 6 या 7 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने पब्लिकेशन हाउस खोल लिए हैं। अच्छा, हाँ, नए अलग अलग 6-7 महीने में? पिछले 2 साल में 2 साल। लगभग 6-7 पब्लिश, अच्छा। मतलब मेरे आसपास के लोग, और तो और होंगे, ये वो लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। तो उन्होंने लगभग 6-7 पब्लिकेशन में जानती हूँ कि उन्होंने खोले, और सब हिंदी पब्लिकेशन ऑफ कोर्स। जब हम कहते हैं कि हिंदी पढ़ी नहीं जा रही, लेकिन लोग नए नए पब्लिकेशन हाउसेस भी खोल रहे हैं, तो आई बिलीव कि वो शायद हिंदी का मार्केट है, तभी वो ये कर पा रहे हैं, तभी वो वहाँ सोच भी रहे हैं कि दो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि एक तो हिंदी का मार्केट है तभी उनको लग रहा है, और हिंदी का मार्केट है इसलिए बहुत से इंटरनेशनल पब्लिशर्स भी हिंदी में आ रहे हैं। बहुत सारे पब्लिशर जैसे जो अंग्रेज़ी की किताब छापते हैं, वो अब हिंदी की भी किताबें छाप रहे हैं। तो इसका मतलब कि उनको भी मार्केट लग रहा है कि हिंदी की किताबों का मार्केट है, बिक्री है, लोग पढ़ने वाले हैं, तभी अंग्रेज़ी के प्रकाशक ये फैसला ले रहे हैं। उन्होंने तो मार्केट रिसर्च किया ही होगा। तो इसलिए और अगर नए प्रकाशक आ रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नए प्रकाशक आएंगे, नए लेखक आएंगे, नए लेखक से नया पाठक आएगा, तो ये पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रकाशन शुरू करने के लिए ना कोई
बहुत पुख्ता पढ़ाई नहीं है सच में। हाँ हाँ, इसके लिए कोई कोर्स तो कोई है नहीं। बहुत कम कोर्स हैं हाउ टू बिकम अ राइटर तो कोर्स होने लगा हाँ, है, बट लेकिन हाउ टू बिकम अ पब्लिशर अभी पब्लिशर के कोर्स हैं, कुछ कुछ कोर्स हैं, एक दो अच्छा। कोर्स मैं जानता हूँ, मैंने किए भी हैं, एनबीटी का भी कोर्स है, लेकिन तो उस कोर्स में वो- किस तरह की पढ़ाई होती उसमें पूरा बेसिक पढ़ाया जाता है कि पहले मैन्यूस्क्रिप्ट से लेके रॉयल्टी सिस्टम तक सब चीज़ें होती हैं। खैर करे हुए बहुत साल हो गया, उसके बाद अनुभव उससे ज़्यादा हो गया, लेकिन कोर्स है, अच्छा है। और लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक स्किल होनी चाहिए कि आपका मन किया या आपको लगा कि हाँ मार्केट है और आपने किताबें छापनी शुरू कर दी, उससे ज़्यादा आपको वो सीखना चाहिए, उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, तब आपको एक ऐसे व्यवसाय में आना चाहिए जो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपका छापा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लोगों तक आप एक बात पहुंचा रहे हैं, कोई एक संदेश दे रहे हैं, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो, उसको किस तरीके से आना चाहिए, उसकी ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जो किताब में रहनी चाहिए, उसके रेफरेंस पॉइंट कैसे होने चाहिए, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। वो जो उसकी होना बारीकियां हैं वो आप कभी जान नहीं पाएंगे। बिल्कुल। आपने सिर्फ सोचा कि कहानी, उपन्यास, कविताएं छापनी है और आपने प्रकाशन शुरू कर दिया, उससे बेहतर अच्छा ही है मेरी नज़र में। और हो सकता है कि लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं गलत हूँ, लेकिन इसकी एक अनुभव या पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए शुरू करने से पहले। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप जो इसकी बाकी की चीज़ें हैं वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे आपको उसमें चीज़ें पॉइंट आउट करनी है, किन चीज़ों की लिस्ट बनानी है, बिल्कुल। कैसे काम करना है। लेकिन क्या ये इतना इजी है कि कोई अपना पब्लिकेशन शुरू कर सकता है? लीगली क्योंकि बहुत मैं- आसान है, अच्छा, लीगली कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है प्रॉब्लम पब्लिशर होगी बनने के राइटर लिए। ढूंढने में। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की दुनिया में लेखक ढूंढना भी मुश्किल काम नहीं है। प्रॉब्लम होगी उस किताब को बेचने में। मतलब किताब छापना आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है, इतने सारे सेल्फ पब्लिशर्स भी खुले हैं, सब किताब छाप रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो सेल्फ किताब, पब्लिशर मतलब जो पैसे लेकर जी, किताब जी, छाप हाँ। रहे हैं। हाँ। लेकिन कितने लोग हैं कोई जिम्मेदारी लेता हो कि हम किताब को ऐसे प्रचार करेंगे। उनके पैकेजेस होते हैं कि प्रचार के कि आप ये पैकेज लेते हैं तो हम यहाँ प्रचार करेंगे, ये लेंगे तो इससे ज़्यादा यहाँ कर देंगे, इससे और हम पर इससे करेंगे। उनका फिर रॉयल्टी भी तय होनी चाहिए कि हम आपको इतनी रॉयल्टी हाँ देंगे। बिल्कुल होती है, उसमें रॉयल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट पब्लिशर का नहीं होता। हमारे ट्रेडिशनल काम में तो जितना भी इन्वेस्टमेंट लगता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट आने के बाद, उसमें बहुत सारे अनसेड इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं कि हमारी टीम का कितना समय जा रहा है, एडिटोरियल कितना समय जा रहा है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रिंटिंग, ये सब खर्चे हमारे हैं। उसमें सारा लेखक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें रॉयल्टीज़ भी ज़्यादा होती हैं। एक क्वेश्चन और है सेल्फ पब्लिशिंग की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो सेल्फ पब्लिशिंग तो ये हुआ कि कोई प्रकाशन है मार्केट में, आपने उसको पैसे दिए और किताब छपवाई, हाँ, है ना। एक जैसे ऑडियो बुक्स में शायद हम खुद भी अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स में नहीं, ई बुक्स में राइटर खुद भी अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर प्रकाशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब राइटर के पास ये सुविधा है कि वो तो खुद ही छप के अपना काम कर सकता है, लिख भी रहा है, फिर खुद ही देखिए खुद को प्रकाशक की अगर लगता है कि जरूरत नहीं है तो नहीं है जरूरत, उसमें कोई बात इसमें कोई sorted सा answer है। मैं कन्विंस थोड़ा करना चाहूँगा कि प्रकाशक की ज़रूरत है। हाँ, मैं ज़रूरत बता सकता हूँ कि कहाँ पे हो सकती है। वो ये होती है कि प्रकाशक की ज़रूरत हर हिस्से में होती है। जब आप किताब लिख रहे हैं तो उसका एक एडिटोरियल प्रोसेस है कि किताब में वर्तनी कैसी होनी चाहिए, उसका जो सेंटेंस मेकिंग है वो कैसी है, किताब कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, उसके इलस्ट्रेशंस हैं, उसमें लेआउटिंग है, उसके कवर डिज़ाइनिंग है, लेखक का परिचय तक भी ज़रूरी नहीं है कि जो लेखक ने लिखा है वही सही है, वही जाना चाहिए, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, वो कैसे जाना चाहिए, उसकी एमआरपी कितनी होनी चाहिए, उसका जो पूरा बार कोडिंग सिस्टम है वो कैसे ट्रैक होगा, आईएसबीएन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी ही लगेंगी आपको, लेकिन वो ज़रूरी हैं। और वो क्योंकि प्रकाशक का काम है तो वो बेहतर जानता है और उसके पास उसकी एक टीम है जो उसको वो सारी चीज़ें करती है। इसके बाद किताब आने के बाद उसके प्रिंटिंग क्वालिटी, अब ई बुक में ज़रूरत नहीं है, ई बुक में प्रिंटिंग क्वालिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले के पूरे हिस्से में पब्लिशर की ज़रूरत है
कि कवर कैसा है, क्योंकि अगर वो ई बुक है तो वो सिर्फ सबसे पहले आपको कवर दिखेगा और 10 से 20% का उसका कंटेंट दिखेगा अगर आप लुक इनसाइड में जाके देखना चाहेंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ें उसकी प्रेजेंटेशन ही तय करेगी कि वो क्या, और उसका वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो उस वेबसाइट पे लगी होगी, तो उसके लिए प्रकाशक की ज़रूरत या एक एडिटोरियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लेखक को लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन हो सकता है कि पाठक की नज़र से वो सही ना हो, तो वो नज़रिया और क्योंकि वैसे भी प्रकाशन के पास वो अनुभव तो है ही, वो इतनी किताबें छाप चुके हैं, तो उनको पता है कि ऑडियंस क्या पढ़ेगी या क्या नहीं पढ़ेगी। कुछ एक दो क्यूरियोसिटीज़ और हैं जो मैं आपसे पूछूंगी बस, कि ऐसा कहते हैं कि जो मार्केट के प्रकाशन में बिग जायंट्स जिनको कहते हैं, पहले एक बड़ा गैप था जो नए प्रकाशन थे उनमें और जो बिग जायंट्स, तो लोग ये भी मानते थे कि वो बड़ी एक डिग्निटी की बात होती थी कि अरे हम उस प्रकाशन से छपे हैं, लेकिन शायद अब लोग उतना नहीं सोचते कि हम किस प्रकाशन से छप रहे हैं। वो किसी भी प्रकाशन से छप रहे हैं, वो कितना लोगों तक पहुंच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अब ऐसा भी हुआ कि जो बिग जायंट्स हैं जिनको कहा जाता है प्रकाशन की इंडस्ट्री में, वो भी अब उसी तरीके से छाप रहे हैं जिस तरह से बाकी के प्रकाशन अपना काम कर रहे हैं। जैसे उनके पास था ना कि पहले हम इन्हीं लेखकों को छापेंगे, नयों को नहीं छापेंगे, बट उनके साथ भी अब ऐसा हो रहा है, वो खुद ये को बदल रहे जानकारी हैं। तो मुझे आपसे मिल रही है। ऐसा नहीं है? नहीं, आप सवाल बताएं। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा है कि जो वो भी है उनका जो वर्क प्रोसेस है वो उसको चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट? देखिए, जो प्रकाशक बड़ा बना वो भी अपनी मेहनत से बना, ठीक है, उसने मेहनत करी होगी। जो कोई भी नया प्रकाशक अभी कर रहा है वो बहुत साल पहले कर चुके। अब अगर उनको ये लग रहा है कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि कोई नया पब्लिशर इस तरह से करना चाहिए, तो ये मार्केट को देख के या उनको ये लग रहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है जैसे आपने बताया कि कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनको ये लग रहा होगा ना कि अब हमें इस तरीके से बदलने की ज़रूरत है। उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने वो किया जो उस वक्त ज़रूरी था। अब इस वक्त अगर उनको लग रहा है कि इस तरीके से करने की ज़रूरत है तो वो उस तरीके से काम करें। जैसे पूरी लड़ाई थी गंभीर और अगंभीर की कि ये हमसे ही छपे हैं, हमारे यहाँ से सिर्फ गंभीर लेखन ही छप रहा है, ऐसा जो आपको पढ़ के आप वो एलीट क्लास के लिए छप रहा है, वो पॉपुलर है ही नहीं। लेकिन अब वो चेंज हो रहा है। बिल्कुल चेंज हो रहा है, और ऐसा चेंज होना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको युवाओं को भी जोड़ना है, और आपने अपनी जो साख बना रखी है पाठकों के बीच और पूरे एक लिटरेरी वर्ल्ड में, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये अच्छी बात है कि अगर बिग जाइंट्स भी सोच रहे हैं कि नए पाठक वर्ग से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी किताबें निकालनी है, तो ये और अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं सोच रहे थे, लेकिन हो सकता है सोच रहे हो, कर ना पा रहे हो, हम तो जानते नहीं ना। अच्छा, अनबाउंड को लेकर आपके क्या प्लानिंग है? ऐसा कुछ है कि नहीं मेरे को तो ऐसी किताब छापनी है, या फिर मतलब एक होता है ना, एक पब्लिकेशन अपनी एक छवि बनाना चाहता है मार्केट में। हर पब्लिकेशन की अपनी एक छवि होती ही है। छवि तो मुझे लगता है पाठक तय करते हैं। हम काम करना चाहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, किसी एक चीज़ तक बंधे नहीं रहना चाहते क्योंकि हम अनबाउंड हैं। तो हमें नए नए एक्सपेरिमेंट करने में कोई लिहाज वो परहेज नहीं है। हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए नए जॉनर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या उन जॉनर्स में और किताबें लाने की कोशिश कर रहे हैं जो पाठकों के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे हॉरर आपने हाँ, जैसे हॉरर मैंने बताया, थ्रिलर में हम कई सारी किताबें कर रहे हैं, हम रोमांस भी पब्लिश कर रहे हैं, नॉन फिक्शन की बहुत अच्छी किताबें कर रहे हैं, हम कविताएं भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो हमें किसी जॉनर से कोई परहेज नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमें ऐसे लेखक मिलें, ऐसे विषय मिले जो अभी किसी के पास ना हो। जो लोग नए लिख रहे हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपना प्रकाशन सिलेक्ट करें। कई बार आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनको पता ही नहीं, कुछ नहीं पता, दे ओनली नो कि हम तो लिखना जानते हैं, कुछ फेसबुक पर पोस्ट लिख दी या अगर आप कोई शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी ज़रूरत समझते हैं ना कि आपको वो डैंड्रफ के लिए चाहिए या थिक हेयर के लिए पर वो चाहिए, उसके पास लिखा होता है, वो शैम्पू पर लिखा होता है, शैम्पू पे लिखा होता है ना। वैसे हर प्रकाशक का अपना कैटलॉग होता है, उसका सोशल मीडिया होता है,
उसका भी इंट्रोडक्शन या लोगों को जानने के लिए एक वो तरीका है कि तो लोगों को, जो लेखक हैं, उनको उस प्रकाशकों के बारे में जानना होगा कि कौन सा प्रकाशक कैसे काम कर रहा है, उसकी टीम कैसी है, उसका सोशल मीडिया कैसा है, किस तरह की किताबें आ रही हैं, किस तरह के कवर हैं। ये लेखक लेखक अपने लेखन के हिसाब से देखेंगे ना कि उसे किस तरह के प्रकाशक में जाना है। इसके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये कहना बचने का तरीका है कि हमें पता नहीं कि कौन सा प्रकाशक कैसा है, हमारा काम सिर्फ लिखना है। अगर आपको अपनी किताब प्रकाशित करनी है और आप प्रकाशन को भेजना चाहते हैं, पिच करना चाहते हैं मेल के माध्यम से या मिल के, तो उस प्रकाशक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आप सही जगह से प्रकाशित हो, और इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आप गलत चुनाव न कर लें। अभी सोशल मीडिया पर पूरी एक बहस थी, कुछ 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, और वो पूरी लंबी बहस थी जिसमें आज ही के लोग थे, यंग लोग थे, युवा पीढ़ी थी, वो लोग जिनकी किताबें कई आई हैं, वो इस मुद्दे पर 2 गुटों में बट के बहस कर रहे थे कि लेखक को पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। आप तो निराला के वंश से आ रहे हो, आप कैसे पैसे की बात कर रहे हो? और ये कह रहा है कि लेखक हैं, लिख रहे हैं, आर्ट बिकनी चाहिए तो हम बात करेंगे। बिल्कुल। मैं मुझे नहीं पता कि वो गुट कौन थे मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि लेखक को प्रकाशक के साथ और प्रकाशक को लेखक के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उनको खुल के बात करनी चाहिए, किताब के कंटेंट से लेके किताब की रॉयल्टी परसेंटेज अमाउंट को लेके जो भी बातें लेखक के मन में आए वो करनी चाहिए। प्रकाशक उसका जवाबदेही है, क्योंकि वो उनके ही लेखन से प्रकाशक बनाए, और ये प्रकाशक का दायित्व है कि वो इन सब चीज़ों का जवाब दे। अच्छा, अब ये पक्का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने ऐसा भी सुना कि कुछ प्रकाशक ये एग्रीमेंट भी करवा लेते हैं कि आपकी जो किताब है उसकी रॉयल्टी तो हम आपको देंगे, बट उसमें ये भी शामिल है कि अगर इस पर कोई कहानी, इस पर कोई फिल्म बन गई या कोई OTT में चला गया तो फिर वो हमारा हिस्सा है, फिर वो लेखक का हिस्सा नहीं, क्योंकि आप तो अपना लिखा हमें दे चुके हो। देखिए, मैं इस पे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता कि किसी लेखक ने, किसी प्रकाशक ने ऐसा किया। मैं ये कह सकता हूँ कि उसके सही तरीका क्या हो सकता है जो लेखकों को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो राइट्स दे रहे हैं फिल्मों के लिए, उसमें अगर पब्लिशर अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, उसने प्रोडक्शन हाउस में जाके पिच किया या लोगों को मेल करी, बात करी, और उस किताब को राइट कन्वर्जन अडेप्ट होने के लिए लेखक ने मेहनत करी, एग्रीमेंट पढ़े, एग्रीमेंट फाइनल कराए, उसमें नेगोशिएट किया, जो भी मॉनेटरी बात हो रही है उसमें उसने लेखक का फ़ायदा कराया। इन सब चीज़ों में अगर लेखक का इन्वॉल्वमेंट है और सक्रिय है तो उसमें एक छोटा हिस्सा प्रकाशक का होना चाहिए। लेकिन अगर प्रकाशक ने ये सब जानते हुए भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया और उसका कोई उसमें इनपुट ही नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सारा लेखक ने किया है, तो उसमें प्रकाशक का रोल नहीं है, तो उसका कोई उसमें हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो और ये बातें एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, ये बातें ज़्यादातर सभी पब्लिशर्स के एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए या होती हैं, और ये उसी वक्त तय हो जाती हैं। कहाँ दिक्कत आती है, आई डोंट नो। ये जब कुछ लेखकों की तरफ से हम सुनते हैं कि वहाँ ऐसा हुआ है, तो तब मुझे लगता है कि ये सवाल होने चाहिए कि ऐसा क्यों। हाँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि बातचीत ही सब चीज़ों का हल है। आपस में खुल के बातचीत करें, इसलिए हम आज बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आखिरी जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, एडवाइस है, क्योंकि जो काव्य की ऑडियंस है बहुत यंग ऑडियंस है, और बहुत दूर से और ऐसे नए लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत जुनून रखते हैं कुछ करने के लिए। अनबाउंड तक अगर उनको पहुंचना है, उनको अपनी किताब छपवानी है, लिख चुके हैं, तो वो कैसे पहुंचेंगे, और आप उनको बीइंग पब्लिशर क्या राय या क्या सलाह, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? तो अगर हम तक पहुंचना है, जो हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमें पहुँचें और हमसे जुड़ें, तो हमें books@unboundscript.com पे हमें मेल कीजिए। मेल में अपनी किताब का सिनॉप्सिस, 2 चैप्टर कम से कम, और अपनी एक प्रोफाइल, ये 3 चीज़ें हमें ज़रूर भेजें। ये सब चीज़ें हमारी टीम देखेगी। इसमें कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे रिव्यू करने में, हमारी तरफ से जवाब आने में। और अगर किसी वजह से जवाब नहीं आ पाता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर एक को मेल चला जाए, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ों में टीम होती है और एक लिमिटेड टीम है, तो आप एक रिमाइंडर मेल डाल दीजिए कि मैंने उसी मेल पे आप भेज दीजिए कि मैंने इतने समय पहले आपको मेल भेजी थी, अभी तक जवाब नहीं आया। तो हमारी कोशिश होगी कि उसको प्रायोरिटी में लेके उसको जल्दी जवाब दे दें। और हमें बहुत खुशी होगी नए लेखकों से जुड़ने में, नए पाठकों से जुड़ने में, अच्छे विषय, नए विषय प्रकाशित आई एम करने श्योर में। लोग ज़रूर आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है वो इन सब चीज़ों में बड़ी एक्टिव है। जी, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि लेखक बनने से पहले एक अच्छा पाठक बनना बहुत ज़रूरी है। तो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, फिर लिखिए। फिर लिखें। मतलब उसके इन्फ्लुएंस में आके ना लिखें, लेकिन उससे भाषा की समझ डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पढ़ें। खैर, अब बड़ी अच्छी बातचीत हुई, थैंक यू कि आप बहुत आए। बहुत आप शुक्रिया, आए कि आपने आपको बुलाया। पकड़ के हम लाए। बहुत शुक्रिया, मुझे पकड़ के आप लाए। लेकिन खैर, जो भी बातचीत हुई, मज़ेदार बातचीत हुई। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद प्रकाशन इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। लोगों को ये तो पता है लेखक बन गए हैं, लिख रहे हैं, लेकिन प्रकाशन तक कैसे पहुंचे हैं, वो इंडस्ट्री काम कैसे करती है, रॉयल्टी क्या होती है, शायद नए लेखकों को उतना भी ना पता हो। बिल्कुल हो सकता है ना पता हो, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि हमें भी काम करना चाहिए, पब्लिशर्स को भी काम करना चाहिए, लेकिन जो लेखक या पाठक हैं उनको भी रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा सा लोगों से बात करनी चाहिए, प्रकाशकों के बारे में ढूंढना चाहिए, कैटलॉग देखना चाहिए, उनकी वेबसाइट, इंस्टाग्राम। और मुझे लगता बहुत सारे प्रकाशकों के इंटरव्यूज़ यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे भी उनके सर्च करेंगे तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी। प्रकाशन भी करेंगे और फिर बिल्कुल लेखक दोनों और तरफ पाठक से, भी करेंगे। एक तरफ से करते रहने से तो कोई बहुत असर पड़ता नहीं है, दोनों तरफ से होगा तभी कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। खैर, बड़ी मज़ेदार बातचीत हुई और बड़ी रैंडम सी बात थी, क्योंकि कोई बहुत तैयारी नहीं रैंडम, थी। आपने और बहुत अचानक बहुत सारे सवाल पूछ लिए। खैर, लेकिन अच्छा लगा। फिर मिलेंगे, फिर और बिल्कुल बहुत मिलेंगे। सारी बातें करेंगे जब और नई टाइटल्स, नई चीज़ें आपके साथ होगी। बिल्कुल, तो अच्छा लगा, थैंक यू बहुत बहुत कि आप शुक्रिया। आए, नहीं, कन्विंस नहीं। हो गए, मान गए, बैठ गए और बात की। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि और ये पहली अमर बार है उजाला कि अमर काव्य उजाला में। काव्य पे हम किसी प्रकाशक से बातचीत कर रहे हैं। लेखक बहुत सारे आए हैं, कवि आए हैं, गीतकार आए हैं। तो अच्छा ही दिखाइएगा। हाँ। खैर, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे थे अमर उजाला काव्य। धन्यवाद।